नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इनकम टैक्स की छापेमारी बीबीसी पर, यह खबर आपको पता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो जानकारी आई है उसे आपको जानना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने पिछले 2 साल से आईटीआर जमा नहीं किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की माने तो 50 से 60 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है बीबीसी ने। ये उस ट्रांसफ़र प्राइसिंग से अलग है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब ये है कि जिस देश में टैक्स कम है वहाँ ये अपनी कमाई को ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ की सरकार से ये जमा करते हैं। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानकारी है उसके अनुसार बीबीसी ने भारत से जो कुछ कमाया, सिर्फ 9% उस आमदनी पर उन्होंने टैक्स जमा किया था। ये कुल जो टैक्स चोरी का मामला है ये 2000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आपको पता होगा कि 2018 में राफेल विवाद भारत में बहुत गूंज रहा था और उसी वक्त फ्रांस में भी इस विवाद की गूंज थी। फ्रांस में एक एनजीओ है जिसका नाम है शेरपा एसोसिएशन। वो एनजीओ जॉर्ज सोरोस से फंड प्राप्त करता है और उसी एनजीओ ने फ्रांस के जो वित्तीय अभियोजक के पास भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई थी। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल विवाद पर और फ्रांस का जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ ने भी राफेल विवाद पर भारत और फ्रांस सरकार को क्लीन चिट दे दिया गया था। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जो आरोप शेरपा एसोसिएशन ने, जो जॉर्ज सोरोस की एनजीओ है, ने लगाए थे, ठीक वही बातें राहुल गांधी भारत में बोल रहे थे। कई ऐसी सच्चाई है जिसे आमतौर पर जनता स्वीकार नहीं कर पाती, उससे पचा नहीं पाती। अगर मैं ये बोलूं कि जो जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है वो कांग्रेस के कई नेताओं से लिंक्ड है तो आप नहीं विश्वास करेंगे। लेकिन जब मैं ये तस्वीर दिखाऊं कि भारत में जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सलील सेठी, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, वो राहुल गांधी के साथ सड़क पे भी चलते दिखे थे। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उनकी जो बेटी है अमृत सिंह, वो सोरोस के ओपन सोसाइटी में डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। ये देखिए उनका जो प्रोफाइल है, ये अमृत सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी हैं। आप ये भी सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे कि जो सोनिया गांधी हैं, उनकी बहन जो है वो इटली के सबसे बड़े म्यूजियम की मालकिन है। उनका नाम है अनुष्का विंसी और 2 और एंटिक जो शोरूम है उसकी भी वो मालकिन है। गूगल पे जाइए, आप सोनिया गांधी सिस्टर के साथ म्यूजियम या एंटिक कुछ भी टाइप करके देखिए। और ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपा था। सीबीआई ने इंटरपोल की मदद मांगी थी। इंटरपोल ने कहा था कि ये हम नहीं जांच कर सकते, भारत की जो जुडिशियरी है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको इटली की न्यायिक व्यवस्था से जानकारी जुटानी होगी। लेकिन चूंकि इटली का ऐसा कानून है कि इटली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, लिहाजा ये ठंडे बस्ते में चला गया। ये मामला कोर्ट लेकर गए थे सुब्रमण्यम स्वामी। और जानकारी ये भी है कि 2004 से 2014 तक भारत में सबसे ज़्यादा मंदिरों में रखे एंटिक मूर्तियों की चोरी हुई थी और वो मूर्तियाँ सोनिया गांधी की बहन का जो म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम का नाम है गणेशन, वहाँ पे रखी हुई हैं। मोदी सरकार ने बड़े प्रयास के बाद सिर्फ एक मूर्ति वो वापस लाने में सफल हुई थी 2016 में। तो कुछ ये खबरें हैं लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। अगर बात झारखंड की करें तो झारखंड में जिला साहेबगंज
1000 करोड़ का अवैध खनन। और अब जो हमारे पास खबर है वो ये है कि सिंडिकेट के अंदर ही जो 1000 करोड़ के अवैध खनन का जो सिंडिकेट था झारखंड में साहेबगंज जिले में, उसके अंदर ही घमासान मचा हुआ है। आपको पता होगा कि साहेबगंज के डीसी जब ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि सारी गलती साहेबगंज के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा की है। उन्होंने ये भी बताया था कि साहेबगंज में अवैध पत्थरों से भरी एक नाव पकड़ी गई थी और जो नाव के नाविक थे, जो नाव चलाने वाले थे, उन्होंने बताया था पुलिस को कि ये दाहू यादव का नाव है और हम उसी के लिए काम करते हैं। लेकिन साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव की माने तो पूरे जो एफआईआर था उसमें दाहू यादव को कहीं भी आरोपी नहीं बनाया गया था। साहेबगंज डीसी का दावा था कि ये वहाँ के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा के इशारे पर हुआ था। इतना ही नहीं, साहेबगंज के डीसी ने यह भी बताया था कि जो जहाज हादसा हुआ था साहेबगंज में, उसकी रिपोर्ट साहेबगंज के डीएमओ विभूति कुमार ने तैयार की थी, मेरा उसमें भी रोल नहीं था। अब जो जानकारी ये है कि अनुरंजन किस्पोट्टा को ईडी समन भेजने वाली है। एक और जानकारी जो कि साहेबगंज जिले से आई है वो ये कि दाहू यादव और उसका भाई सुनील यादव आज भी खुले घूम रहा है। हफ्ता भर पहले सुनील यादव पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कराई है और अब तक वो फरार हैं। दाहू यादव वही शख्स है जिन्हें ईडी ने बुलाया था, लेकिन जब दूसरी बार बुलाया तो उन्होंने अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाया और आज तक वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब साहेबगंज के एसपी ईडी के सामने क्या कुछ कहते हैं, वो साहेबगंज के डीसी के बारे में क्या कुछ बताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि साहेबगंज में जो 1000 करोड़ का अवैध खनन था, वो अब तक के जितने भी गवाह ईडी के सामने गए हैं उन सब ने कहा है कि पंकज मिश्रा मास्टरमाइंड था। उसने दाहू यादव और विष्णु यादव, दो शख्स को इस वसूली के काम में लगा रखा था। दोनों पर, दाहू यादव पर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, विष्णु यादव पर 12। इसमें हत्या और अपहरण जैसे घिनौने मुकदमे भी हैं, लेकिन आज तक पुलिस ने उन पर हाथ नहीं डाला। अब नहीं क्यों डाला हाथ, इस सवाल का जवाब आप समझ सकते हैं। एक बात और कि दाहू यादव साहेबगंज से खुलने वाले हर ट्रक से 500 रुपये प्रति ट्रिप वसूलता था। चालान की भी जरूरत नहीं पड़ती थी उन ट्रकों को, और वो ट्रक बंगाल, बिहार और बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक जाते थे। ये नया खुलासा है। तो कुल मिलाकर कहानी कुछ कुछ अब स्पष्ट होने लगी है। कहानी का सिर्फ एक सिरा बाकी है कि क्या पंकज मिश्रा सिर्फ अपने स्तर पर काम करता था या उसके ऊपर भी कोई बॉस बैठे हुए थे जो उससे ये सारे काम करवा रहे थे। इसका जवाब हमें नहीं पता। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में आज की सबसे बड़ी खबर आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया। पिछली बार जब समता पार्टी से अलग हुए थे तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी। आज जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए हैं तो राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाया है। लेकिन खबर बस इतनी नहीं है, खबर ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह से मुलाकात की है। उपेंद्र कुशवाहा का ऐसा मानना है कि चूँकि आरसीपी सिंह कुर्मी हैं और मैं कोयरी, तो हम दोनों अगर मिल जाते हैं तो जो लव कुश समीकरण है नीतीश कुमार का, उसका एक हिस्सा हमारे साथ आ जाएगा। उनका ये भी मानना है कि अगर नीतीश कुमार ने सचमुच तेजस्वी यादव के साथ डील की है कि वो जेडीयू का विलय करवा देंगे या फिर तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे, तो वैसे केस में जेडीयू के कई नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अंदर की जानकारी ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने इन सारे फैसले लेने से पहले वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से मुलाकात की थी और बताया जा रहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र में खेला हुआ, कुछ कुछ वैसा खेला करने का प्रयास बिहार में भी जारी है। सो बिहार की आने वाली सियासत बेहद दिलचस्प होने वाली है। अगले 3 से 4 महीने के अंदर वहाँ एक और बड़ा धमाका होगा। तब तक इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।